नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे वो वाली बुक ड्रॉप करनी पड़ी क्योंकि अलग-अलग स्कूल्स में अलग-अलग बुक्स चल रही थी अकाउंटेंसी की। लेकिन एक एनसीईआरटी है जो सबका बेस भी है और जिसमें सारा कोर्स कंप्लीट कोर्स आपका अवेलेबल भी है, ठीक है? एक कॉमन बुक है। तो इसी वजह से हमें वहाँ पे चैप्टर 5 खत्म हो जाने के बाद भी यहाँ पे चैप्टर 3 से शुरू करना पड़ा, चैप्टर 3 के थर्ड पॉइंट से। और अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी के चैप्टर 4 पे पहुँच चुके हैं। जब तक आप वीडियो ऑन करके देखोगे नहीं तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्यों पीछे चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के बाद वापस टॉपिक 3.3 लिख के आ रहा है प्लेलिस्ट में, ठीक है? आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि शायद दोनों चीज़ें इनकम्प्लीट हैं समथिंग, लेकिन सिलेबस मैंने जहाँ पे छोड़ा था चैप्टर 4 एंड 5 नाम के वीडियो पे, वहीं से मैंने एनसीईआरटी टॉपिक 3.3 वाला वीडियो स्टार्ट किया है उसी सिलेबस। कहीं पे भी कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ। चलिए चलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 2 या सेकंड। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे जर्नल प्रॉपर, ठीक है, सॉरी, हम देखेंगे जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एक्सेट्रा, ठीक है। अब जो आपका परचेज रिटर्न है वो आपने कुछ खरीदा, यानी कि आपके पास आया परचेज, उसको आप रिटर्न कर रहे हो तो यानी कि जा रहा है, तो इसीलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। वैसे ही सेल्स यानी कि आपने कुछ बेचा, कुछ आपके पास से गया, वो रिटर्न हो रहा है यानी आपके पास वापस आ रहा है, तो इसलिए रिटर्न इनवर्ड्स को भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जर्नल प्रॉपर ये मैंने आपको पिछले वीडियो के लास्ट में बताया था कि क्या जर्नल है, क्या जर्नल प्रॉपर है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, तो कैश बुक क्या है? देखिए आपको नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा बुक जिसमें हम कैश वाले सारे ट्रांजेक्शन नोट करते हैं, ठीक है। चाहे वो कैश रिसिप्ट हो, चाहे वो कैश पेमेंट हो। और जैसा कि डेबिट क्रेडिट में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, केवल क्या होगा, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स में साइड बदल जाएगा, क्योंकि कैश बुक क्या है, एक तरीके से कैश का अकाउंट है। और कैश का अकाउंट एक असेट अकाउंट होता है। असेट में हम जानते हैं कि जब वो बढ़ेगा, यानी कि कैश रिसिप्ट, वही कैश जब आप रिसीव करोगे आपको मिलेगा तभी तो कैश अकाउंट बढ़ेगा। तो असेट जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और कैश पेमेंट्स यानी कि कैश अकाउंट जब घट रहा होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अब किस कारण से हो रहा है यही हम उसमें पर्टिकुलर्स में लिखते हैं, ठीक है। अब जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं लेजर का, या जैसे हमने पीछे पढ़ा था टी अकाउंट, तब तो वहाँ पे हम यहाँ पे पर्टिकुलर और यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देते हैं। लेकिन कैश बुक में ऐसा नहीं है। और कैश बुक होती भी कई तरीके की है, ठीक है। जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है हमारी, वो लेजर का परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन वो एक स्पेशल बुक ज़रूर है। मतलब कि उसमें जो हेडिंग्स हैं वो उस नाम के हिसाब से हैं, ठीक है। लेजर क्या है? लेजर एक अकाउंट्स का टाइप है। अब उसमें बहुत चीज़ों के अकाउंट बन सकते हैं, लेकिन वो सब उसी तरह से बनेंगे जो कॉमन तरीका चल सके सब में। लेकिन जब हम बात ही कैश बुक की कर रहे हैं, बुक का नाम अपने आप में कैश बुक है, तो ऑफकोर्स उसकी हेडिंग्स और उसकी जो डिज़ाइन होगा वो किसके हिसाब से होगा? कैश के हिसाब से होगा, ठीक है, स्पेसिफिक होगा। इसीलिए कैश बुक एक तो पहली चीज़ कई तरीके की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, है ना। देखिए ये था सिंगल कॉलम, अभी आपको ये पढ़ाऊंगा मैं, वापस आके दिखा दे रहा हूँ बस डबल कॉलम। और उसके बाद ट्रिपल कॉलम पता नहीं आपके कोर्स में है कि नहीं है, होना तो चाहिए, इतना मुझे याद है। उन्होंने पेटी कैश बुक डाल दी, यानी कि आपके कोर्स में नहीं है थ्री कॉलम कैश बुक। और थ्री कॉलम कैश बुक होती है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होती है, क्यों होती है, और कॉलम्स क्या होते हैं उसमें, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं, एक बार पेटी कैश बुक का एंड देख लें, बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक।
तो यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम 4.2 पे आ गए परचेजेस जनरल बुक पे, तो यानी कि कैश बुक आपका ट्रिपल कॉलम वाला यहाँ नहीं दिया है। और क्योंकि ट्रिपल कॉलम वाला नहीं दिया है, इसीलिए ट्रिपल के कारण डबल कॉलम वाले भी दो और टाइप क्रिएट होते हैं, वो भी नहीं दिए हैं। वो क्या होते हैं और क्यों होते हैं, देखिए। जब हम केवल और केवल कैश की एंट्रीज लिखते हैं, केवल और केवल कैश की एंट्रीज, तब हम बनाते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है, जिसमें जो अमाउंट का कॉलम होता है वो केवल एक होता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। डेबिट साइड रिसिप्ट्स होती हैं, ऑब्वियसली कैश तभी बढ़ेगा जब आपको रिसिप्ट्स हो, कैश में रिसीव होंगी चीज़ें, और जब आप पेमेंट्स करोगे तो कैश जाएगा, घटेगा, तो इसीलिए राइट हैंड साइड पेमेंट्स आ गया है। लेकिन ये अमाउंट का कॉलम एक ही है, यहाँ अमाउंट रुपीज़, यहाँ अमाउंट रुपीज़। क्यों? दो कारण हो सकते हैं इसके। या तो ये जो फर्म है जिसकी ये कैश बुक बनी हुई है, या तो वो केवल कैश ट्रांजेक्शन करती है, ठीक है, या तो केवल बैंक ट्रांजेक्शन करती है, ठीक, इसलिए उसने सिंगल कॉलम बना रखा है। और या फिर वो कैश या बैंक किसी का भी ट्रांजेक्शन करे, अपने अकाउंट्स में वो एक ही अकाउंट इफेक्ट करना चाहती है, क्योंकि उसको, उसके लिए पेमेंट के टाइम भी और रिसीविंग के टाइम भी दोनों चीज़ें सेम है, इसलिए वो एक ही मानते हैं, कैश को भी और बैंक को भी। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता। रीज़न कि भाई कोई आया कस्टमर और उसने डायरेक्टली आपको चेक दे दी, आपने चेक खाते में लगाई अपने, और वो क्लियर नहीं हुई, बाउंस हो गई। या आपने किसी को चेक में पेमेंट किया और आपके बैंक बैलेंस या साइन मिसमैच या किसी वजह से बाउंस हो गई। फिर ये एक तो 2-3 दिन का क्लियरिंग टाइम, उसके बाद वो बाउंस होने के बाद पता चल रहा है फिर 15 दिन, है ना, ऐसी चीज़ें अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें मिसमैच ना हो जाए कि हमने चेक लेते ही या चेक से पेमेंट करते ही नोट तो कर लिया, बट एक्चुअली अकाउंट हमारा उस तरह से इफेक्ट ही नहीं हुआ, है ना। तो इन चीज़ों से, इन एरर से बचने के लिए लोग बैंक और कैश का कॉलम अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। और जब ऐसा वो करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। देखिए ये रही आपकी डबल कॉलम कैश बुक, कैसी दिखती है, ऐसे। यहाँ पे अमाउंट वर्ड की बजाय कैश और बैंक, दो अमाउंट वाले कॉलम बने, कैश और बैंक इधर भी है, इसीलिए इसको बोला गया है डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। मान लो आप कैश निकाल के बैंक में जमा कर रहे हो, तो उस ट्रांजेक्शन को भी तो आप नोट करोगे, तो वो कैसे होगा, सिंगल कॉलम कैश। या तो आप बैंक की एंट्री इतनी कम रखते हो कि आप बैंक का अकाउंट बना रहे हो लेजर में, है ना, जैसे इन्होंने यहाँ बनाया हुआ। बहुत से रीजन हो सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि सिंगल कॉलम बनाने के कई रीज़न पॉसिबल है। अब बात आती है कि जब हम ऐसा करते हैं और हम एक बार को एक एग्जांपल ले लें कि भाई हमारी ये कुछ एंट्रीज हैं, इसमें इतनी कैश एंट्रीज थी कि हमने क्या किया, कैश की तो बुक ही बना ली हमने। ये देखिए आपकी कैश बुक तैयार हो गई। लेकिन बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, ना ही सेल्स इतनी ज़्यादा थी, दो ही एंट्रीज हैं देखिए सेल्स की, एक ही है और एक ही। फिर परचेजेस की भी दो ही एंट्री है, एक ही एंट्री है बल्कि, है ना, क्योंकि ये स्टेशनरी परचेज करना आपका परचेजेस में नहीं आएगा, फर्नीचर परचेज करना परचेज। तो उन्होंने कहा परचेजेस और सेल्स बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है हमको, लेकिन कैश एंट्रीज बहुत है, तो हम कैश बुक बना लेते हैं। अब क्या होगा, कैश बुक के बाद बाकी एंट्रीज की डबल एंट्री तो होनी ही है, तो इसीलिए बाकी अकाउंट बनाएंगे। बुक्स ऑफ रूपा ट्रेडर्स नाम से लेजर खोला हमने, उसमें गुरमीत का अकाउंट बनाया, सेल्स का अकाउंट बनाया जिसमें दो एंट्री थी, इंश्योरेंस अकाउंट बनाया, फर्नीचर अकाउंट बनाया, जिस जिस सब से यहाँ पे एंट्री थी, है ना, इंश्योरेंस, फर्नीचर, गुरमीत, सेल्स, परचेज, स्टेशनरी, रुकमनी एक्सेट्रा, वो सब हमने लेजर अकाउंट बना दिए, क्योंकि ये सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, मतलब एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री वाले ही थे। इस तरीके से हम करते, देखिए मैं आपको जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ ना सब थ्योरेटिकल है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल से कॉमन है, म्यूचुअल है, इस वजह से जब मैं न्यूमेरिकल की वीडियोस बनाऊंगा तो आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। और ये है भी ऐसी चीज़ है कि दो बार आप सीखो पढ़ो तो फ़ायदा है, तब आपको समझ में आएगी। अच्छा, डबल कॉलम कैश बुक के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होती है, कब होती है। अच्छा, जो चीज़ें यहाँ नहीं दी हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि डबल कॉलम के भी दो और टाइप और ट्रिपल कॉलम, वो क्या था, वो
अकर होता है डिस्काउंट से। जब डिस्काउंट की एंट्री में एडेड रहे तो पहले ऐसा चलता था, धीमे धीमे खत्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे है नहीं कि डिस्काउंट का भी एक कॉलम ऐड होता था कि भाई हमने 100 रुपये की परचेजेस की जिसमें से हमें 20 रुपये डिस्काउंट मिला, तो कैश से 80 ही गया, तो हमने कैश बुक में एंट्री की 80 रुपये परचेजेस और 20 रुपये डिस्काउंट। ठीक है, ये परचेजेस की एंट्री की 100 रुपये से, जिसमें 80 डाला कैश के कॉलम में और 20 डाला डिस्काउंट के कॉलम में। तो ये डिस्काउंट कॉलम की वजह से दो और टाइप्स डबल कॉलम कैश बुक के बनते थे, वो था कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम पहला टाइप, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम दूसरा टाइप, और जो ट्रिपल बुक वाली एंट्री ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती थी उसमें कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों होता था। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपल और डबल के सेकंड और थर्ड टाइप, सॉरी, सेकंड और थर्ड टाइप किस वजह से बने? डिस्काउंट की वजह से बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बैंक से पैसा निकालना, बैंक में पैसा जमा करना, चाहे वो अपना कैश हो, चाहे हमारा कोई कस्टमर हमारे खाते में जाके कैश जमा कर रहा हो या चेक लगा रहा हो, अपनी चेक हमारे खाते में जमा करने के लिए पैसे, या हम किसी को चेक से पैसा पे कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये दो तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहला होता है अ पेन स्लिप, मतलब कि चाहे आपको कैश में जमा करना हो, मतलब 500, 200, 100, 50, 20, है ना, इस तरीके की नोट, कॉइन्स, है ना, इसके मल्टीपल्स। आप कभी बैंक गए होगे तो आपने देखा होगा कि इस तरीके की एक स्लिप होती है जिसमें नंबर ऑफ नोट्स और कॉइन्स के लिए ये कॉलम दिया गया होता है। ठीक है, वो कितनी थी, मान लीजिए 5 नोट थी 100 की और 2 नोट थी 200 की। ठीक है, तो 400 और 500, 900 रुपये हो गया आपका, तो आप 5 इंटू 100, 500 ऐसे लिख दोगे उसके सामने वाले कॉलम में। फिर 200 की नोट 200 मल्टीप्लाई होगी, आगे 400 लिख दोगे और नीचे 900 लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से आप भरोगे। फिर यहाँ वर्ड्स में भी आप भर सकते हो 900 और। अगर आपको चेक जमा करनी है कैश की बजाय तो आप ये कॉलम खाली छोड़ दोगे, आप सीधे यहाँ पे डिटेल भरोगे चेक की, कि चेक नंबर कितना है, किस बैंक की चेक है, मान लीजिए पीएनबी की, ये देखिए स्टेट बैंक के खाते में जमा हो रही है तो इसलिए पेन स्लिप स्टेट बैंक की रहेगी। लेकिन जिस अकाउंट से पैसे निकल के जा रहे हैं, जिसकी चेक है वो पीएनबी की है, तो यहाँ पे हम पीएनबी लिखेंगे, चेक नंबर लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और डेट डाल देंगे कि चेक पे क्या डेट पड़ी, क्योंकि चेक की जो डेट होती है वो अलग हो सकती है, कि आपको मिली चेक मान लीजिए फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल को, और आप उसे बैंक में जमा करने का आपको टाइम 17 तारीख को मिले, है ना, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ डेट अलग हो और यहाँ आपको जमा करने की डेट अलग हो। फिर वही अमाउंट वर्ड्स में और अमाउंट में यहाँ आ जाता, नंबर्स में आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, यहाँ पे आता है आपका अकाउंट नंबर जिसके खाते में जमा कर रहे हैं, उसका नाम आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से जिस बैंक की ब्रांच है वो ब्रांच यहाँ आ जाती है। इस तरीके से स्लिप को भरा जाता है। ठीक है, ये स्लिप है पेन स्लिप, चाहे आपको कैश जमा करना हो चाहे चेक। और उसके बाद आपकी होती है चेक अपने आप में। ठीक है, ये कैश निकालने, किसी और के खाते में कैश जमा करने के काम में आती है, लेकिन ये डेबिट है, मतलब कि चल के मेरा पेन मेरा, तो पेन की बैटरी लो हो गई। तो ये जो है आपका डेबिट के काम आता है, यानी अकाउंट से पैसे निकालने के, और किसी अकाउंट में जमा करने के लिए पेन स्लिप। ठीक, सिमिलरली कैश निकालने के लिए भी यही काम में आता है। यहाँ पे आप किसको पे कर रहे हो उसका नाम डाल देते हो, उसके बाद आप रुपीस डाल देते हो वर्ड्स में। मैं लिखने का रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेन से तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, ये इससे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लिख के आ रहा हूँ। ठीक, अच्छा, तो आपने यहाँ पे रुपीज़ लिख दिए, यहाँ पे आपने नाम डाल दिया, यहाँ पे रुपीज़ वर्ड्स में लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे आपने डेट डाल दी, इसके बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं। अकाउंट नंबर भर दिया, अब अकाउंट नंबर छपे हुए ही आते हैं चाहे कोई सी भी आप चेक उठा लो। ठीक है,
यहाँ पे नाम भी प्रिंटेड होता है अकाउंट होल्डर का, जहाँ पे उसके साइन चाहिए होते हैं, ठीक है। ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमन में 6 डिजिट नंबर होता है, ये होता है आपका चेक नंबर, ठीक। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको फुर्सत मिलने पर। ये बैंक का नाम, ये ब्रांच का नाम। इसके बाद एक होता है यहाँ पे क्रॉसिंग। ज़रूरी नहीं है कि चेक को क्रॉस किया ही जाए, है ना। ज़रूरी नहीं है यहाँ कटिंग और बियरर को कट किया ही जाए, लेकिन पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल इन द सेंस ज़रूरत के हिसाब से ऐसा किया जाता है। जैसे आप चाहते हो कि आपने चेक दिया मान लीजिए मिस्टर ए बी सी को, ठीक है, उनका यहाँ आपने नाम लिख दिया। अब आप चाहते हो कि अगर उनसे चेक गलती से गिर भी जाए तो किसी और को मिल जाए और वो कैश करा ले, ऐसा ना हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, और बियर कट कर दोगे। अब मान लीजिए कुछ ऐसा कॉमन सा नाम है जैसे कि मिस्टर राम, ठीक। अब ऐसा हो सकता है ना कि जिसको ये चेक पड़ा हुआ मिले वो काफ़ी बैंकिंग की नॉलेज अच्छी रखता हो। वो ये तो जानता है कि मैं ये चेक खुद लेके नहीं जा सकता बियर कटा होने पे, लेकिन मैं अपने जानने वाले किसी राम नाम के व्यक्ति की मदद ले सकता हूँ। मान लीजिए जितना कॉमन नाम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या करेंगे बैंक वाले, जब आपने ऐसा किया होगा, कोई क्रॉसिंग यहाँ नहीं है, ठीक है, चेक को क्रॉस नहीं किया गया ऊपर, लेकिन यहाँ मिस्टर राम लिखा है और यहाँ और बियर कट है, तो बैंक वाला क्या करेगा, वो केवल सामने वाले से एक आईडी मांगेगा, आधार पैन या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ, कि भाई आपका नाम मिस्टर राम है। अब मिस्टर राम तो कई लोगों का नाम हो सकता है, ठीक। तो इसलिए चेक एनकैश हो जाएगी। आप अब अगर आप और सेफ्टी चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि चेक के पीछे आप मिस्टर राम का, जिसको आप चेक दे रहे हो, उसका एक साइन कराओगे, ठीक है। ये चेक पीछे से पूरा प्लेन और ब्लैंक होता है, आप मिस्टर राम का साइन कराओगे, उसको आप इनसर्किल करोगे और उसके नीचे आप लिखोगे कि वेरीफाइड सिग्नेचर ऑफ मिस्टर राम, और अपना साइन कर दोगे जो आपका अकाउंट में है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बैंकर पीछे देखेगा कि भाई ये साइन इन्होंने कराया था जिसका अकाउंट है, और इन्होंने वेरीफाई किया कि उसी का सिग्नेचर है, तो वो आईडी आईडी कुछ नहीं मांगेगा, वो कहेगा बस इसके नीचे आप ऐसा ही सेम साइन कर दो पीछे ब्लैंक एरिया में। वो चेक होल्डर से ऐसा बोलेगा। अब अगर वो वही मिस्टर राम नहीं है, या वो व्यक्ति नहीं है जिसके नाम चेक की गई है, तो क्या होगा कि साइन मैच नहीं होंगे और पेमेंट रुक जाएगा, तो चेक सेफ हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, वो होता है क्रॉस करना चेक को, ठीक। अब ये क्या होता है, आइए नीचे पढ़ते हैं। अलग अलग तरीके की क्रॉसिंग होती है, जैसे कि पेन स्टार्टेड वर्किंग अगेन, ओके। एक होती है केवल डबल क्रॉस, ठीक। एक होता है डबल क्रॉस और ब्रैकेट में एंड कंपनी। फिर आता है आपका डबल क्रॉस नॉट नेगोशिएबल। फिर आता है डबल क्रॉस अकाउंट पे ओनली। और लास्ट आता है आपका डबल क्रॉस और किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम, ठीक। अच्छा, मेरी आदत क्या है, या मैंने अपनी फैमिली में भी ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे आप पेज अकाउंट ऑनली लिख दो, पेज अकाउंट ऑनली। इससे क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या मतलब होता है, और पेज अकाउंट ऑनली और अकाउंट पे ऑनली में फ़र्क क्या होता है, ठीक, बताते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अ bearer is struck off by drawing a line, the check becomes an order check. It means payment is to be made to the person whose name is written on the check or to his order after proper identification. ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तभी आप ये नॉट नेगोशिएबल वाला वर्ड समझ पाओगे। देखिए, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें अगर हम पीछे राम का साइन लिख करवा के वेरीफाई कर देते हैं, तो राम भी किसी और श्याम के नाम पीछे ही एंडोर्स कर सकता है चेक को, कि भाई चेक के पीछे लिख दे कि दिस चेक इज ट्रांसफर टू मिस्टर श्याम, ठीक।
और नीचे अपना साइन कर दे, मान लीजिए राम वाला यही सेम साइन, तो क्या होगा, अब ये श्याम नाम के व्यक्ति को दी जा सकती है ये चेक। ठीक है, इसे बोलते हैं चेक एंडोर्समेंट या चेक को ऑर्डर करना। ठीक, यहाँ पे दिया है ना ऑर्डर आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। तो जिसका ना अगर हम जो है बियरर को कट कर दें तो क्या होगा कि एक ऑर्डर चेक बन जाएगा। और ऑर्डर चेक का मतलब होगा कि या तो जिसका नाम लिखा है उसको मिले, या उसने पीछे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन उसका होने के बाद उसने किसी और को ऑर्डर कर दिया हो कि इसे दे सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चेक 3 महीने तक क्योंकि वैलिड रहती है अपनी डेट से, तो 3 महीने तक लोग ट्रांसफर करते रहते हैं। कोई भी पैसा निकालने की जाने की जहमत नहीं उठाता बैंक जाके, और उसी पे वो लोग बिजनेस करते रहते हैं आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। ठीक है, जब तक वो एक्सपायरी नहीं हो जाती उससे पहले ऑफकोर्स कोई ना कोई अपने अकाउंट में लगा के पैसे ले लेता है, जिस पे भी आई होती है। लेकिन 3 महीने तक टाइम में, तो 3 महीने तक अक्सर लोग ऐसा यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, एज कैश, क्योंकि ये थोड़ा सा सिक्योर होता है भाई। जिसके नाम करते ही करा जा रहा है एंडोर्स, चांस बाय चांस वो ही जाके पैसे निकाल सकता है। किसी और को मिले तो वो लगा निकाल नहीं सकता, क्योंकि बियरर क्रॉस, पीछे वेरिफिकेशन है सिग्नेचर का। ठीक, अच्छा, अब बात आती है क्रॉसिंग की जो हमने करा, तो ये अलग अलग तरीके की सेफ्टी होती है। अब एंड कंपनी का मतलब होता है कि ये एक कॉरपोरेट खाता है, ये एक बिजनेस अकाउंट है जिसमें हम ये चेक जमा कर रहे हैं, या जिसको हम चेक दे रहे हैं, ये किसी पर्सनल या इंडिविजुअल के अकाउंट पे नहीं जा सकती। अब किसी का नाम है मिस्टर राम, लेकिन एक कंपनी भी है राम एंड कंपनी, तो ये राम एंड कंपनी में ही जाएगा जब ऐसा लिखा हुआ है। नॉट नेगोशिएबल जब आप लिख देते हो तो इसका मतलब हम राम का साइन वेरीफाई तो कर रहे हैं, पर राम मिस्टर श्याम या किसी एक्स वाई जेड को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये होता है नॉट नेगोशिएबल। इसके बाद अकाउंट पे ही ऑनली का मतलब होता है कि इस चेक को कोई कैश करा ही नहीं सकता। ठीक है, वैसे ये ना भी लिखा जाए तो भी डबल क्रॉसिंग का यही मतलब होता है कि अब ये केवल अकाउंट में जाएगी। ठीक, किसी बैंक अकाउंट में ही जमा की जा सकती है, इसे कैश नहीं कराया जा सकता। लेकिन फिर भी लोग सेफ्टी के लिए अकाउंट पे ही ऑनली लिख देते हैं। पेज अकाउंट ओनली का मतलब होता है कि जिसका नाम हमने पे में लिखा हुआ है चेक के आगे। ठीक है, एक तरीके से नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पे ओनली का कॉम्बो हो गया कि एक जिसका नाम हमने लिखा है उस नाम के बैंक अकाउंट में ही जाएगी। इसका मतलब होता है पेज अकाउंट ओनली, जिसको पे हो रहा है उसके खाते में केवल। फिर आता है आपका ये बैंक, कि भाई नाम बदलता रहे कुछ भी होता रहे, इसे जमा कराया जाएगा केवल और केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में, और किसी में नहीं। सामने वाले का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लखनऊ ब्रांच में है, या उसका खाता पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली ब्रांच में है, नहीं चलेगा, है ना। न्यू दिल्ली के अंदर ही किसी एसबीआई ब्रांच में इसे जमा कराया जा सकता है। ऐसा क्यों करते हैं, अलग अलग रीज़न होता है लोगों का। कई पहले ज़माने में जब चेक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इतने आए नहीं थे, तो लोगों की बैंक आने जाने के कारण जान पहचान बढ़ गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो व्यक्ति एसबीआई के न्यू दिल्ली ऑफिस में काफ़ी लोगों को जानता हो, तो वो समझता हो कि भाई अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो मैं बैंक जाके मदद मांग सकता हूँ, और चूंकि मेरी जान पहचान है इसीलिए वो मेरी मदद करेंगे भी। पर वो कोई और बैंक पे इतना ट्रस्ट करना नहीं चाहता, तो इसीलिए उसने ऐसा लिख दिया कि भाई मेरी चेक भी एसबीआई की और ये जाएगी भी एसबीआई में ही, वो भी न्यू दिल्ली में जो मेरी अप्रोच में। ठीक, और भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी कारण ये होता है कि भाई अगर सामने वाला ने रखा लगाया चेक आज, और वो 2 दिन 3 दिन बाद मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ, तो तब तक मेरे पैसे कम पड़ सकते हैं, चेक बाउंस हो सकता है, फिर बाउंसिंग चार्जेस लगेंगे मेरे ऊपर। ठीक, मैं चाहता हूँ कि आज ही क्लियर हो जाए, तो जब सेम बैंक का चेक होगा तो क्या होगा, सेम डे क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका रहता है कैश बुक के 2 कॉलम। ये किस लिए इसमें हमने पहले क्यों पढ़ा चेक और सॉरी पे स्लिप और चेक, क्योंकि कई बार हम अपने पैसे भी जमा करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, डबल एंट्री। वो लेजर फोलियो में नहीं जाता, क्योंकि लेजर फोलियो का मतलब क्या है, अब ध्यान देना, अभी तक जब हम लेजर अकाउंट बना रहे थे तो उसमें जीएफ लिखा जाता था कि जर्नल से कहाँ से उठाया गया। बट कैश बुक में हम क्या लिख रहे हैं, एलएफ। क्यों, क्योंकि कैश बुक या कोई भी सब्सिडरी बुक वो जर्नल का सब्सिट्यूट होती है। मतलब कि जर्नल की जगह वो एंट्री इसमें लिखी जा रही होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बल्क एंट्रीज है।
ठीक है, इसकी एंट्री जनरल में कहीं नहीं गई, लेकिन इसकी जो अपोजिट एंट्री होगी वो कहीं ना कहीं लेजर के किसी अकाउंट में जाएगी। अब चूंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब कि कैश को बैंक में जमा कराना या बैंक से कैश निकालना एक कॉन्ट्रा एंट्री है, उसकी दोनों एंट्री यहीं आएगी, तो उसका कोई लेजर फोलियो तो हो नहीं सकता। इसीलिए उसके सामने हम क्या लिख देते हैं, सी सर्कल करके, मतलब कि कॉन्ट्रा एंट्री है दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ आएगा, एक तरफ घटेगा एक तरफ बढ़ेगा, सॉरी दोनों तरफ बढ़ेगा या दोनों तरफ घटेगा। ठीक। अब हम इलस्ट्रेशन एक देख लेते हैं कि बैंक बैलेंस हमारा स्टार्टिंग में क्या था, इतना था, कैश बैलेंस इतना था। जो नया बैलेंस होता है यानी पुराना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है वो बैलेंस बीडी नाम से होता है, और ज़्यादातर ये 1 तारीख को होता है किसी क्वार्टर या ईयर के। तो कैश और बैंक में इतना इतना बैलेंस था। अब सेल से 6,000 रुपये कैश में आए, 4,500 बैंक में आए, एक कॉन्ट्रा एंट्री हुई, क्या बैंक में हमने 10,000 रुपये बैंक से मिले। देखिए रिसिप्ट साइड क्या लिखा है, किस में आ रहा है, कैश में, तो इसीलिए बैंक से कैश में रिसीव हुआ 10,000, और पेमेंट साइड अपोजिट होगा, कैश से बैंक से कैश के नाम को गया 10,000। ये पेमेंट साइड है ना, तो पेमेंट साइड बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, यानी कि कैश निकाला गया है। अपोजिट भी हो सकता था, जमा करते तो उल्टा होता है, यहाँ पे कैश लिखा होता है, यहाँ अमाउंट होता है, यहाँ बैंक लिखा होता है, यहाँ अमाउंट होता है। ठीक है, परचेजेस की तो कैश किया पेमेंट हुआ, मशीन खरीदी तो पेमेंट हुआ, ठीक है, किसी चीज़ दोनों का बैंक से हुआ, फिर हमने जो है एक और परचेज करी, वो हमारी कैश से हुई थी, यहाँ पे है। फिर हम इनको अलग अलग बैलेंस कर रहे थे, 15, 6, 21, 10, 31, माइनस 17, 10, 27 और 3, 31, एक मिनट, 17, 3, 20, 10, 30, 30, 600, 431, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये बैलेंस शीट ही पहले नहीं आता, पहले हम इसका सम करते हैं ज़्यादा वाले का, वो 31,000 आया और वो हमने यहाँ पे भी लिख लिया। फिर हम देखते हैं 17, 3, 20 और 900, 20, 900 आ रहा है, तो इसका और इसका डिफरेंस हम यहाँ पे बैलेंस सी डी करके लिख देते हैं। ठीक है, पहले हम टोटलिंग करते हैं और देखते हैं जहाँ की ज़्यादा है वही दोनों साइड लिखेंगे। फिर जहाँ बैलेंस कम पड़ता है ऑब्वियसली हमेशा क्या, राइट साइड ही बैलेंस कम पड़ेगा। कैश आप एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हो जब आपके पास हो ना, तो है ना। सिमिलरली बैंक का भी, वैसे बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहती है, बट ज़्यादातर हम इसे इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन में ऐसा देखने को नहीं मिलता। एंट्रीज मार्क्स सी, कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब बाकी एंट्री जैसे यहाँ पे थी, परचेजेस की 2 एंट्री थी, एक बैंक से कैश से, तो बैंक और कैश नाम से उस डेट पे आ गई। अपोजिट साइड देख रहे हैं आप, वो उधर थी और ये इधर है। अब इसमें जर्नल फोलियो आएगा। अब यहाँ हम नहीं लिख सकते कि इसमें कैश बुक फोलियो है ऐसा कुछ, क्यों, क्योंकि वो जर्नल का पार्ट है बाकी बुक्स। एक दूसरा, परचेजेस मान लो हमने किसी दिन एक्स से उधार में करी, तो यहाँ पे एक्स अकाउंट आ जाएगा। अब वो तो जर्नल में ही होगा, है ना। लेजर में तो हमें लिखना नहीं है, लेजर में तो हम एक्स अकाउंट में एक बार और लिख देंगे जर्नल फोलियो। तो इसीलिए यहाँ पे जर्नल फोलियो ही रहता है लेजर में, ठीक। लेकिन वो क्योंकि जर्नल का टाइप, इसीलिए कैश बुक में हमेशा लेजर फोलियो आएगा। इसी तरह से हमने सारे अकाउंट में क्रॉस एंट्री कर ली। इसके बाद पिटी कैश बुक क्या होता है कि हम सारी एंट्रीज कैश बुक बनाने के बाद भी कई बार नहीं कर सकते, कि हम बैठे हैं लेके अकाउंट, और जो है क्या कहते हैं कि सारे के सारे एंट्री उसी कैश बुक में कर दे रहे हैं, कि भाई चलो कैश बुक जनरल के अलावा अलग से बनी तो है, और ज़्यादा एंट्रीज के लिए ही तो बनाई गई है कि कैश की एंट्री बहुत ज़्यादा होती है, और हम सब कुछ कैश बुक में लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं करते। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स में कुछ छोटे छोटे खर्चे भी होते हैं, जैसे कि कन्वेंस का खर्चा, कार्टेज का खर्चा, पोस्टेज, टेलीग्राम, अदर एक्सपेंस, जैसे कि स्टेशनरी खरीदना, कुछ भी छोटे छोटे खर्चे, दिन में जो 20, 10, 30, 40, 50 रुपए वाले कई सारे हो जाते हैं। अगर हम वो भी एंटर करने लगे तो कैश बुक बहुत मोटी हो जाएगी, और कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रह जाएगा कि भाई बड़ी सी मशीनरी भी 20,000 की खरीदी जा रही है तो भी वहीं लिखा हुआ है, और 20 रुपए का कुछ पोस्टर स्टैंप आया तो वो भी वही लिखा हुआ है। वो सही नहीं रहेगा, ठीक है, अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए जहाँ पे दोनों तरीके के बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पे हम एक कैश बुक बनाते हैं, पिटी कैश बुक, मतलब कि छोटी एंट्रीज के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि मंथली या ईयरली, ज़्यादातर मंथली ऐसा होता है, एक सम अमाउंट
अंदाज के कि भाई इतने रुपए हमारे मिसलेनियस पिटी एक्सपेंसेस में जा सकते हैं, हम कैश बुक से टू टू पिटी कैश अकाउंट करके निकालते हैं और पिटी कैश बुक में डाल देते हैं। फिर उससे महीने भर छोटे छोटे खर्चे करते हैं जो हम पिटी कैश बुक में लिखते हैं, ना कि मेन कैश बुक में। मेन कैश बुक में मंथली दो ही एंट्री होती है, एक बार मंथ के स्टार्टिंग यानी पहले दिन कैश निकालने की, और फिर जो बचा कुचा कैश है उसे वापस जमा करने की। ठीक। कुछ कुछ ऐसा होता है पिटी कैश बुक। हम डेट डालते हैं और सिर्फ अमाउंट लिखते हैं, क्योंकि पिटी कैश बुक में हमेशा कैश एक्सपेंस ही आते हैं। एक अच्छी कंपनी कभी भी रिसीविंग या रिसिप्ट्स नहीं ले रही होगी छोटे छोटे अमाउंट में, वो तो केवल सेल्स करके ही इनकम कर सकती है। ठीक है। तो वहाँ पे इनवर्ड एंट्री केवल बड़े अमाउंट की होगी, लेकिन आउटवर्ड एंट्री छोटे अमाउंट्स की होती होगी। तो इसलिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं बना है, सीधे लिख दिया गया है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कई बार हम कैटेगरी डिसाइड कर देते हैं, जैसे कि पोस्टेज, टेलीफोन, कन्वेंस, स्टेशनरी और मिसलेनियस। अब क्या होता है कि जब हम ये एंट्री करते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड, हाँ, एक लेफ्ट साइड कॉलम बना होता है अमाउंट रिसीव का, इस सेम डेट में जिस दिन कैश रिसीव कर रहे हैं उसी दिन आता है, लेकिन लेफ्ट साइड लिखा जाता है। ठीक है। पर्टिकुलर्स का कॉलम एक ही है, डेट का कॉलम एक ही है, लेकिन अमाउंट का दो है, एक रिसीव्ड और एक पेड। फिर आगे की एंट्री ऑटो फेयर, कोरियर सर्विसेज, ये सब क्या होगी, ये पेड वाले में जाएगी। लास्ट में हमें क्या करना है, सिंपली इधर पेड वाले का टोटल कर देना है, और क्या करना है, और हमें माइनस कर देना है किससे, ये रिसीव, जो मंथ स्टार्टिंग हमने 2000 रुपये से रिसीव किए उसमें से 1487 खर्च हो गए, तो 513 बचे। अब अगर कोई कहता है कि भाई हाँ दोनों तरफ का टोटल 2000 हो गया, अब यही 513 बैलेंस सी डी होके अगले मंथ बैलेंस बी डी में ओपन हो जाएंगे। और मान लीजिए कि हमें 2000 ही बनाना था पेटी कैश वापस से, तो इसीलिए हमने 1487 लिया इस मंथ केवल। ठीक, जितना खर्चा हुआ था पिछली बार। और ये 513 रिजर्व में हो गए। ये दोनों लेफ्ट साइड है, रिसीविंग साइड। एक पिछले मंथ से फॉरवर्ड होके, कैरी फॉरवर्ड होके मिला है बैलेंस, और एक कैश हमने मेन अकाउंटेंट से रिसीव किया है। और यहाँ आ गया हर चीज़ की कैटेगरी, जैसे कि ऑटो फेयर कन्वेंस में आता है, कोरियर सर्विस पोस्टेज में आता है, पोस्टल स्टैम्प पोस्टेज में आता है, इरेजर शार्पनर स्टेशनरी में आता है। तो ऐसे में क्या करना है, उसको कैटेगराइज कर देना है। जैसा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गॉड फादर होता है अकाउंटेंसी में, जैसा क्वेश्चन क्या है आपको बिल्कुल वैसा करना है। अब यहाँ पे क्या था, जर्नल में उन्होंने क्या किया, पेटी कैश टू कैश अकाउंट, मतलब कैश बुक में, सॉरी पेटी कैश में कैश 2000 रुपये डाल दिए गए। और फिर जो है 31 मई को सारे एक्सपेंस एक साथ लिख दिए गए कि ये खर्चा हुआ था, और ये कैटेगरी वाइज लिखे गए, ना कि एंट्री वाइज। अब यहाँ एंट्री आप देखिए कितनी सारी थी, है ना, लेकिन उन्होंने केवल ये 5 कैटेगरी जो है इनका नाम लिखा। डेबिट करके 1487, और फिर उसके बाद फिर से अगले मंथ पेटी कैश में 1487 डाल दिया, और पेटी कैश के नाम से सारे अकाउंट क्रेडिट कर दिए, डेबिट कर दिए सॉरी। पोस्टेज, टेलीफोन, कन्वेंस, स्टेशनरी, मिसलेनिया, सब में पेटी कैश नाम से वो खर्चे आ गए एक साथ एक ही दिन। ध्यान रखिएगा, एंट्रीज को घटाना ही एम था, तो वो घटाइए, लेकिन डिफाइन रहे कि कौन सा खर्चा कहाँ हुआ था। इसके लिए एक कैश बुक पेटी कैश बुक नाम की बना दी गई है छोटी सी। फिर इसकी बैलेंसिंग, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, उसे ही बैलेंसिंग कहते हैं, कि भाई ज़्यादा अमाउंट जब हमारा एक तरफ आया 31,000, और यहाँ भी ज़्यादा अमाउंट 46,500 आया, तो हमने वही यहाँ पे कॉपी कर दिया। पहले तो इसको इरेज करें, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है।
ठीक, ये हो गया अरेज। अब जब आपका जो है 31,000 कैश का अमाउंट आ रहा था और 46,500 बैंक का आ रहा था, तो आपने वही यहाँ कॉपी कर दिया। लेकिन आपने देखा कि भाई यहाँ पे एंट्री तो अब तक किसकी हुई है, 17,400 3.5 की केवल। ये तब की बात है जब आपने सेल्स, है ना, बैंक अकाउंट, मशीनरी करते करते सैलरी तक सब नोट कर लिया था, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे, पेड सैलरी तक का। अब इसका टोटल माइनस ये जो आपका 17,400 3,500 है, वो आप माइनस करोगे 31, तब 10,100 आता है, और ये ऐसे ही यहाँ पे 13,900 आ गया। इसे बोलते हैं बैलेंस से। और इसको अगले मंथ की 1 तारीख में हम क्या करते हैं, अपोजिट कॉपी कर देते हैं। ठीक, तो इसे बोलते हैं बैलेंसिंग। ये देखिए यहाँ पे आपको खूब सारी एंट्री दी गई है, वो एंट्री आपने यहाँ पे बुक में पेस्ट करी, फिर आपने टोटल किया 1,19,600, आपने यहाँ भी 1,19,600 लिख दिया, आपने 11,000 तक का सम रफ में कहीं निकाला और उसे सब 119,600 से माइनस कर दिया, तो आपको मिला 27,960। ठीक है, इस तरह से आपको बाकी न्यूमेरिकल भी लगाने हैं। न्यूमेरिकल वाला वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको आगे जाके। ठीक है, अभी थ्योरी पोर्शन हमें कवर करना है। कैश बुक की बात आती है आपकी परचेजेस, यानी कि जर्नल बुक, जो आपकी यानी कि जनरली जर्नल का एक पार्ट परचेज बुक। ठीक है, इसमें आपका डेट है, इनवॉइस नंबर है, नेम ऑफ सप्लायर है, यहाँ पे केवल नेम ऑफ नहीं बल्कि काफ़ी कुछ आता है। ठीक है, लेजर फोलियो है और अमाउंट है। मतलब ये जो आपका कॉलम है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सप्लायर का नाम, क्या क्या आइटम्स थे, वो कितने कितने रुपए के थे, उनका पर पीस रेट इनटू क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन और उनका सम, और फिर ऐसे सारी एंट्रीज के अमाउंट का सम यहाँ पे हम अमाउंट में डाल देते हैं लास्ट में। ठीक, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये एंट्रीज है आपकी 5, सॉरी हाँ 5 एंट्रीज, ठीक है, परचेजेस की। अब हमने ये पाँचों एंट्री ऐसे लिख दी। अच्छा, इन्होंने तो बहुत सिंपली लिख दी है और टोटल कर दिया। ये हो गया आपका परचेज बुक का टोटल। ऐसे ही आपकी परचेज रिटर्न बुक बनती है, सारी एंट्रीज ली। अभी इसके बारे में बताऊंगा, है ना। यहाँ पे तो एक ही एंट्री थी। सेल्स का भी ऐसा ही रहता है, क्रेडिटर अमाउंट। ठीक, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपकी सब्सिडरी बुक्स होती हैं कैश बुक के अलावा, वो सब यूज़ होती हैं क्रेडिट के लिए। मतलब कि देखिए, कैश में अगर आपने कुछ खरीदा है तो वो एक बार तो जर्नल में, यानी कि जर्नल के नाम पे उसमें आ गया होगा, एंट्री क्रिएट हो गई होगी। कहाँ पे, जो आपका कैश बुक है। ठीक है, क्योंकि उसका सब्सिट्यूट है। अब जर्नल में हम दो जगह, अलग अलग जगह एंट्री नहीं करते, तो इसीलिए हम कभी भी परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, इनमें वो एंट्री नहीं डालते जो कैश के कारण है, क्योंकि वो एक बार कैश बुक में ज़रूर दिख गई होती है। ये हम डालते हैं यहाँ पे। हम कौन सी डालते हैं, केवल क्रेडिट बेस्ड, जो क्रेडिट पे हो रही है। अच्छा, अब जो फंड नोट इशू करती है वो डेबिट नोट, सॉरी, जो आपके नोट होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट नाम के नोट होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग कारणों से जब हम उधार लेते हैं सामान, तो उसका वादा करने के नाम पे एक डॉक्यूमेंट, प्रूफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसकी जगह पे यूज होता है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है, सेल्स जर्नल भी ऐसे ही होती है, सेल्स रिटर्न भी वैसे ही होती है। ठीक है, बाकी जो भी क्रॉस एंट्री होती है वो हम लेजर अकाउंट्स बना के कर देते हैं। और क्योंकि हमें अकाउंट बनाना ही है ना, तो हम सिंगल एंट्री के साथ उसके अकाउंट्स बनाते हैं। किस नाम से, सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक आ गया परचेज रिटर्न अकाउंट में। ऐसे ही सन्ड्रीज एज पर परचेजेस अकाउंट आ गया, एज पर परचेज जर्नल या परचेज बुक आ गया परचेजेस अकाउंट में। ठीक है, इस तरीके से हम एक अकाउंट जरूर खोलते हैं। ठीक, क्योंकि कैश वाले की क्रॉस एंट्री होने के लिए हमें
इसका अकाउंट तो चाहिए ही है। मान लीजिए परचेज रिटर्न कुछ कैश वाली भी हुई है तो उसकी एंट्रीज होंगी यहाँ पे, लेकिन परचेज बुक का भी सम टोटल आ जाएगा हर 30th या 31st को। जितने भी इलस्ट्रेशन है आपके जो आपको दिख रहे हैं कि जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे कब, ये आपको पढ़ाए जाएंगे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में। अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन लेके चले। जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर में क्या होता है, एंट्री होती है ओपनिंग वाली, एडजस्टमेंट वाली, ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है, ट्रांसफ़र एंट्री होती है और अदर एंट्री होती है। ओपनिंग एंट्री जब कभी भी हम जो है न्यू अकाउंटिंग ईयर शुरू करते हैं तो सभी चीज़ों का, सारे एसेट्स और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग एंट्री कहलाती है, जनरल में की जाती है। एडजस्टमेंट एंट्री ये क्या है, सीधे सीधे जो है क्या कहते हैं कि जो जो हम बना पूरा ईयरली ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उस पर एडजस्टमेंट एंट्री में आते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री, अगर हमने कोई एंट्री ऊपर की दोनों में से गलत कर दी या कोई भी जर्नल एंट्री गलत कर दी तो उसको करेक्ट करने के लिए, अमाउंट सही करने के लिए हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते हैं। ये आप आगे जाके पढ़ोगे कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है, कैसी होती है, ठीक। ट्रांसफर एंट्री, जैसे कि अभी हमने सन्ड्री अकाउंट वाला लिखा था, तो उसकी एंट्री जब जर्नल प्रॉपर में होगी तो इसी नाम से होगी कि परचेजेस जर्नल या परचेजेस बुक डेबिट टू परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट, ठीक है। सन्ड्रीज परचेज अकाउंट है वो जो, ये कहलाते हैं ट्रांसफर एंट्री। या प्रॉफिट लॉस जब हम ट्रांसफर करते हैं कहीं, ठीक। और अदर एंट्री में आ जाता है आपका कोई गुड्स को छोड़ के किसी और चीज़ का सेल या परचेज क्रेडिट पे, है ना, कोई चेक डिसऑनर हो जाना। और यूनिक यूनिक एंट्री, एंडोर्समेंट की एंट्री, किसी बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के एंडोर्समेंट की एंट्री, या डिसऑनर हो जाने की, डिसऑनर तो ऊपर लिख लिया हमने, है ना। फायर, थ्रेफ्ट, स्पॉइलेज से कोई गुड्स लॉस हो जाए तो उसकी एंट्री, ये सब जर्नल में ही लिखी जा सकती है। बैलेंसिंग द अकाउंट्स, जैसे हम कैश बुक बैलेंस करें तो बिल्कुल वैसे ही अकाउंट्स बैलेंस होंगे। देखिए आपको बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया गया, फिर परचेज जनरल बुक बना दी गई, इसका जो 30th का अमाउंट होता है वो तो सीधा परचेज अकाउंट में चला जाएगा सेंट्रीज करके। सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब बन गई, जनरल प्रॉपर बन गया। अब जब आप कैश बुक, कैपिटल अकाउंट बन गया, ठीक है। अब जब आप अकाउंट्स बना रहे हो, जैसे रमणी का अकाउंट, कि इससे इसको हमने सामान 2 बार उधार बेचा, एक बार 1740 का, एक बार 2400 का, उसमें से उसने 440 का सामान वापस कर दिया और उसने 3700 रुपये कैश पे कर दिए, तो ये तो अपने आप ही बैलेंस हो गया। कई बार बैलेंस नहीं होता, जैसे फर्नीचर अकाउंट, हमने 6000 रुपये का कैश में फर्नीचर खरीदा और 8000 रुपये का हमने क्वालिटी फर्नीचर का कोई दुकान या कंपनी है उससे खरीदा, तो इसीलिए उसका अकाउंट बन गया क्योंकि हमने उधार लिया है। अब 8 6 14 हज़ार रुपये का हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले मंथ, ठीक है। इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे आगे जाके तो हम उसमें लिखेंगे कि फर्नीचर हमारा इतने रुपए का है। ऐसे कई जगह होते हैं, कपाड़िया अकाउंट बैलेंस शीट है, दमन अकाउंट बैलेंस शीट है ना। कई सारे अकाउंट होते हैं जो आपके ईयर के एंड में ख़त्म नहीं हुए होते हैं, बैलेंस करने पड़ते हैं, ठीक। चलिए इसी के साथ आपका जो चैप्टर 4 एनसीईआरटी के हिसाब से था, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकेंड, वो ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में हम, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बना होगा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखिए आप केवल थ्योरी थ्योरी उठाया तब इतना हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी में नंबर ऑफ चैप्टर कम रहते हैं। वहाँ हम 5th चैप्टर तक पहुँच गए थे उस बुक में, और यहाँ हमने देखा कि हम चैप्टर नंबर 3 के सेकेंड पॉइंट तक ही पहुँचे, ठीक। चलिए अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बीआरएस, यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।